अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राजपाश के साथ मैं हूँ आपका होस्ट मोहित सिद्दीकी। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरी वर्ल्ड दुनिया में सेहत बहुत बड़ा मसला है। जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं, इनमें सेहत का एक अहम इफेक्ट, एक अहम अंसर लाजमी है। सेहत किसी भी तरक्की पजीर ममालिक के लिए सेहतमंद अवाम का होना लाजमी है। इस सिलसिले में आज हम अपना ज़िला रेंगर खान की तहसील खानपुर के THQ अस्पताल में हैं और इस बारे में हम कुछ मालूमात लेंगे यहाँ के MS मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर खान वजीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। क्या हाल है सर, ठीक है आपकी? जी अल्लाह का करम। अच्छा सर, हम आपसे कुछ मालूमात लेना चाह रहे हैं, इस सिलसिले में हम आपके पास आए हैं। सर, हम फिलहाल इस तरफ तो सेहत की तरफ आएंगे, पहले हम आपसे थोड़ी बेसिक मालूमात ले लें। सर, आपका आबाई इलाका कौन सा? जी मेरी पैदाइश जो है वो एक कस्बा है ज़ाहिर पीर, तो वहाँ की मेरी पैदाइश है। और उसके बाद जॉब के सिलसिले में मैं ज़ाहिर पीर में बहुत अच्छा रहा हूँ एज SMO इंचार्ज, और अभी 3 महीने तकरीबन होने वाले हैं मैं एज MS THQ खानपुर तैनात हूँ। सर, ये इसके साथ साथ हम आपके बारे में तालीम के बारे में पूछना चाहेंगे कि आपने तालीम कहाँ से और कैसे हासिल करी, और तालीम के दौरान आपको किस किस किस्म की मुश्किलात आई? जी मैंने अपनी इब्तदाई तालीम ज़ाहिर पीर में था, उस वक्त मैट्रिक जो है वहाँ पर क्योंकि हाई स्कूल नहीं होता था, मैंने फिर 79, 80 और 81 मैट्रिक मैंने खानबेला से किया है, और उसके बाद फिर FSC ख्वाजा फरीद कॉलेज से किया, और उसके बाद फिर MBBS मैंने कैपिटल मेडिकल कॉलेज से, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने बाहर से की है, थाईलैंड से की है डर्माटोलॉजी में। और मुश्किलात तो ये कि उसको तो आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट का बड़ा इशू होता था कि ज़ाहिर पीर से हम 10 रुपये घटक पे जाते थे खाने में, तो बड़ी तकालीफ हमने आज की हैं। और उस वक्त बिजली भी नहीं होती थी जब हम लाठी पे पढ़ते थे, तो उसके बाद तो फिर बिजली भी आ गई, और अभी तो बड़े माशाल्लाह बच्चों के लिए कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, बिजली की अवेलेबिलिटी है, AC चल रहे हैं। हम तो बड़ी मुश्किलात में पड़े हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हमने हर मैदान में अपने जहाँ भी एजुकेशन मैंने हासिल की है तो मैंने अच्छे नंबरों से हासिल किया। चले, मैं आपको ये बताता जाऊँ कि ज़ाहिर पीर और ये जो कोर्स माबे का नाम लिया है, सॉरी ज़ाहिर पीर और ये खानबेले का नाम जो लिया है, ये तहसील खानपुर का एक कस्बा है, इलाका है ये। और वहाँ से डॉक्टर साहब ने मतलब अपनी इब्तदाई तालीम हासिल करी और आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि आज ये तहसील अस्पताल कानपुर में MS है और यहाँ अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ आपको जैसा कि आजकल आप MS हैं, यहाँ मैंने जब मैं आया था तो आपकी मसरूफियात देखी, आप एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाल रहे हैं और इसके साथ साथ आप पेशेंट्स भी चेक कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ आप घर में टाइम देने में आपको मुश्किलात आती हैं, नहीं आती, कैसे देते हैं? कोई रूटीन बनाइए, टाइम टेबल है, इसके बारे में बताएंगे? ये तो बड़ा मुश्किल सा सवाल है, लेकिन बात यह है कि मैं सुबह 8 से 2 तक मेरी ड्यूटी होती है एज MS, तो मैं 4 बजे तक तकरीबन ऑफिस में बैठता हूँ, और उसके बाद मैं घर चला जाता हूँ। लेकिन ये कि 24 घंटे मैं इन टच रहता हूँ अपने हॉस्पिटल के मामला के साथ। मैंने अपने टेलीफोन नंबर हर जगह पे आवेदन किए हुए हैं, किसी को प्रॉब्लम है मुझे फ़ोन आता है, किसी को कोई एमरजेंसी पेशेंट होता है, किसी का लेबर रूम में कोई पेशेंट हो जाता है, तो ये सारे प्रॉब्लम जो है टेलीफोन की भी हल करते हूँ। और रात को भी मेरा डेली यहाँ पे मैं 2-3 घंटे यहाँ पर बैठा रहता हूँ और विजिट करता हूँ इंडोर के, डायलिसिस के, CCU के, एमरजेंसी वार्ड के। तो मेरे ख्याल में कि आप जितने को टाइम देता है अपने डिपार्टमेंट को, अपने इंस्टीट्यूट को, तो वो मसाइल साथ साथ हल होते रहते हैं। कोई बड़े मसाइल होते नहीं हैं, छोटे छोटे इशूज़ ये तो हर जगह पे आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में मुझे अभी इस वक्त कोई ऐसा इशू नहीं है जो कि मैं आपको बता सकूँ। सारे मसले हल हो जाते हैं, हल करने वाला नीयत पर डिपेंड करता है। और मैं यहाँ की आवाम से बहुत मुतमैन हूँ कि कानपुर के जो लोग हैं, आवाम है, हमारे सहाफ़ी हजरात हैं, हमारे मीडिया के लोग हैं, वो बड़े पॉजिटिव लोग हैं।
میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر وہ جو چیز ہائی لائٹ کرتے ہیں اس سے پہلے رابطہ کرتے ہیں، اگر وہ ایشوز ریزالو ہو جاتے ہیں تو وہ ایسی چیزوں کو پھر وہ نیگیٹو کی طرف نہیں لے کے جاتے، ہمیشہ پازیٹیو رہتے ہیں. اور آپ کے اس ریویو کے توسط سے میں میڈیا حضرات کی اور خاص کے عوام کو بہت شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیں جو چیز نظر آتی ہے مجھے بتاتے ہیں اور ہم اس کو حل کرتے ہیں. اچھا سر، اس میں میرے سوال میں ابھی تک آپ نے کوئی مناسب جواب نہیں دیا. میرا کوشچن ابھی بھی وہی پہ ہے کہ اتنی ساری مصروفیات میں ہم اپنے گھر میں ٹائم بچوں کو کیسے دیتے ہیں؟ جی میں بتا رہا ہوں کہ 4 بجے جب یہاں سے چلا جاتا ہوں تو میں 2-3 گھنٹے گھر میں دیتا ہوں ٹائم، اور پھر رات کو جب یہاں سے فری ہو جاتا ہوں 10-11 بجے کچھ نہ کچھ ٹائم ملتے ہیں، اور خاص طور پہ ویکینڈ پہ جو ہے نا پھر میں بچوں کے ساتھ کرتا ہوں. جی یہی ہے، کیونکہ میں نے اس ڈاکٹر صاحب بار بار یہ سوال اس لیے کیا، دوسری بار کیونکہ مجھے پتہ ہے اتنی مصروفیات کے ساتھ جو گھر کی لائف ہوتی ہے اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ اچھا ڈاکٹر صاحب میں یہاں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاسپٹل میں اس ٹائم کتنے ٹوٹل ڈاکٹرز ہیں، ان میں میل کتنے ہیں اور فیمیل کتنے ہیں، اور ان کی ایکٹیویٹی کیسی ہے؟ جی ٹوٹل ہمارے پاس جو ڈاکٹرز یہاں پہ تعینات ہیں THQ کانپور میں وہ 52 ہیں، جس میں سے 27 جو ہے وہ میل ہیں اور 25 جو ہے وہ فیمیل ڈاکٹرز ہیں. تو ان کی ڈیوٹی روسٹر کے مطابق وہ اپنی ڈیوٹیز کرتے رہتے ہیں. جیسے شفٹ ہوتی ہے ایمرجنسی میں مارننگ ایوننگ نائٹ، اس طرح لیبر روم میں، اس طرح OPD میں مارننگ پہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹس کے ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں، کنسلٹنٹ بھی بیٹھتے ہیں. تو کنسلٹنٹ کی جیسے ڈیوٹی روسٹر ہوتا ہے کہ ایک دن OPD کرتے ہیں اور ایک دن جو سرجن ہوتے ہیں وہ OT میں ہوتے ہیں، جیسے آئی سرجن ہے اور ہمارے پاس جنرل سرجن ہے. تو اس طرح کی روٹیٹ ہوتی ہے ڈیوٹیز سب ڈاکٹرز کی، اور وہ میرے ڈاکٹرز ماشاء اللہ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے سارے انجام دیتے ہیں. چلیے اچھی بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تو ہو گیا ڈاکٹر اور میل اور فیمیل، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرس کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے پیرامیڈیکل اسٹاف کا ہونا بھی لازمی ہے. کسی بھی میڈیکل فیلڈ میں، ہسپتال میں یا انسٹیٹیوٹ میں پیرامیڈیکل بھی ریڑھ کی ہڈی کی مناسب رہتے ہیں. سر یہاں اس THQ ہسپتال میں کتنا پیرامیڈیکل اسٹاف ہے اور کتنا مطلب کمی ہے اور کیا مشکلات آ رہی ہیں ان میں، ذرا یہ بتائیں گے سر؟ جی آپ کو بڑا اچھا سوال ہے کہ پیرامیڈیکل اسٹاف کے بغیر تو کام ناممکن ہے کہ ہاسپٹل میں ہو سکے. اور پیرامیڈیکل اسٹاف ہمارے پاس ٹوٹل 51 لوگ ہیں، اور اس میں سے جو ہمیں شارٹیج ہے وہ ڈسپینسرز کی ہے. اس وقت کہ کچھ ڈسپینسر ہمارے شارٹیج ہے. آج 7 تاریخ ہو گئی ہے، میرے خیال میں 10 تاریخ کو انٹرویو ہونے لگے ہیں. تو ہمارے پاس میں نے اپنے CO صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں جو خالی آسامی ہے وہ پور کی جائیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ 10 تاریخ کو یہ بھی ہمارے جو ڈسپینسرز حضرات ہیں وہ بھی آ جائیں گے، اور کچھ اور بھی 2-4 سیٹیں جو خالی ہیں وہ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی فل ہو جائیں گے. اچھا سر، یہ پیرامیڈیکل اسٹاف کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز 52 ڈاکٹرز کے ساتھ اس کی تعداد کم نہیں اتنے بڑے THQ ہسپتال میں، یا یہ مناسب ہے اور اس سے صحیح طریقے سے آپ کام لیا جا سکتا ہے، یا اس میں کمی آ رہی ہے ڈاکٹرز کی؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں کمی ضرور ہے. کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ڈسپینسرز کے ٹوٹل 11 سیٹیں ہیں، میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا آپ کی میڈیا کی طرف سے اس کو ڈبل ہونا چاہیے. کیونکہ جب ہماری ایمرجنسی میں ہمارے ابھی ایٹ اے ٹائم 4 ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں، 2 میل اور 2 فیمیل، اور ہمارے جو ڈیوٹی پہ ڈسپینسر ہوتے ہیں وہ میکسیمم 2 ہوتے ہیں. تو اگر وہ کوئی ایکسیڈنٹ کیس آ جائے، کوئی اور کوئی اس طرح کے ایمرجنسی کیس آ جائے تو اس میں پھر ذرا مشکل ہو جاتی ہے. لیکن یہ میں نے اپنے جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں جو ایمرجنسی میں کام کر رہے ہیں، جتنا بھی اسٹاف ہے ان کے ساتھ میں نے میٹنگ کی تھی پچھلے ہفتے، اور میں نے ان سب سے ڈاکٹر کو ریکویسٹ کی ہے کہ جب پیشنٹ زیادہ آ جائیں، کوئی روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ میں، کوئی میڈیکل لیگل کیسز میں آ جاتے ہیں، تو برائے مہربانی جب ڈسپینسر کام کر رہے ہوتے ہیں تو سب پیشنٹ کو ایٹ اے ٹائم وہ اسٹیچنگ لگا سکتے ہیں، اس کی پٹی وغیرہ بھی ہو سکتی ہے. تو ڈاکٹر سے میں نے ریکویسٹ کیا کہ آپ بھی ان کے ساتھ مل کے پیشنٹ پہ اسٹچ لگائیں، اور جو POP کی ضرورت ہے وہ کریں، اسپلنٹ کی ضرورت ہے وہ لگائیں. تو ابھی ہماری جو صورت حال ہے ایمرجنسی کی وہ خاصی بہتر ہو گئی ہے، لیکن اسٹل ہمیں پیرامیڈیکل اسٹاف جو شارٹیج ہے وہ ہے. اور جو امید ہے کہ اگر ہمیں جو سیٹیں خالی ہیں اگر وہ پور کی جائیں تو ہم بہتر طریقے سے اپنا کام سر انجام دیں گے.
डॉक्टर साहब ये तो हो गया आपका, लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को भी कुछ मुश्किलात मसले मसाइल पेश होते होंगे, वो आपके पास कंप्लेन या कोई भी मालूमात लेके आते हैं, वो अब तक आपको क्या फेसेस करने पड़े और उन मामला को कैसे रिजॉल्व किया, इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे। जी बिल्कुल, शिकायत पेशेंट्स की आती हैं तो वो जो ही मुझे कंप्लेंट मौसूल होती है, मैं उसी वक्त जो कंप्लेनेंट होता है उसको मैं कॉल करता हूँ, उनसे रब्ता करता हूँ और जो उनका इशू होता है उसको रिजॉल्व करवा देता हूँ। मसलन DC ऑफिस से मुझे कॉल आ जाती है कंप्लेंट सेल से कि ये फलां आदमी जो है वो कंप्लेंट उसने की है और हॉस्पिटल के अंदर खड़ा है, तो मुझे वो उनका नाम और सेल नंबर दे देते हैं, मैं उसको कॉल करता हूँ, उस शख्स को यहाँ बुलाता हूँ ऑफिस में, जो कंप्लेंट होती है किसी डॉक्टर के खिलाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ के खिलाफ है, कोई भी इशू है, मैं उनको बुला के यहाँ आमने सामने बैठा के उस मसले को हल करवा दें। जी ये है डॉक्टर खान वजीर साहब। वी विल कम बैक आफ्टर आवर शॉर्ट ब्रेक। ASF सिटी कराची मेन सुपर हाईवे पर DHA सिटी से मुत्तसिल शहर के आलूदगी और परेशानियों से अलग एक मुकम्मल स्मार्ट सिटी, उनके लिए जो बर वक्त सरमायाकारी की अहमियत जानते हैं। ASF सिटी कराची में 80 गज, 125 गज, 250 गज और 500 गज के रिहायशी प्लॉट्स और मुनाफा बख्श कमर्शियल प्लॉट्स। इसके साथ ही बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ASF सिटी कराची का खास ओवरसीज ब्लॉक आपके मुस्तकबिल के लिए महफूज तरीन सरमायाकारी, खुला पुरफिजा माहौल, ASF फाउंडेशन की गारंटी के साथ तमाम जदीद सहूलतें, मुकम्मल गेटेड कम्युनिटी, ASF क्लब, अस्पताल, तुर्क आर्किटेक्चर का शाहकार, ग्रैंड जामा मस्जिद, पार्क्स, शॉपिंग मॉल, तालीमी इदारे, 24 घंटे पावर बैकअप, वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी और बेहतरीन लाइफस्टाइल। ASF सिटी कराची 40% तरक्याती काम मुकम्मल, प्लॉट्स का कब्जा 2022 से, वर्ल्ड क्लास टाउन प्लानिंग, बेहद मुनासिब कीमतें, बहुत आसान किस्तों में अदायगी। प्लॉट लीजिए, अपना मुस्तकबिल महफूज बनाइए। ASF सिटी कराची, हमारा इंतखाब। राब्ता कीजिए। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में वापसी होती है। अब हम मज़ीद सवाल पूछते हैं कि यहाँ कार्ड सरकारी हैं या प्राइवेट हैं। डॉक्टर साहब हमें इसके बारे में बताएंगे कि इस अस्पताल में जो चौकीदार हैं वो प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट। हमारे हॉस्पिटल में गवर्नमेंट के चौकीदार हमारे पास अवेलेबल हैं, जो दिन की ड्यूटी होती है और रात की होती है, और कुछ गार्ड जो हैं जो साइकिल स्टैंड के थ्रू हम हैकर देते हैं, उसके थ्रू हमारे पास है। अच्छा सर, ये जो सफाई का अमला है ये आप कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं या ये भी गवर्नमेंट होते हैं या प्राइवेट होते हैं? जी कुछ गवर्नमेंट के हमारे पहले एम्प्लॉइज हैं जो सफाई का ख्याल रखते हैं और स्वीपर सिस्टम सेंटर वर्कर कहते हैं, और उसमें भी हमारी कुछ सीटें खाली हैं, लेकिन मैंने एक लेटर लिखा था सेक्रेटरी साहब को, जिसकी वजह से हेलोटेक है कंपनी है जो कि गवर्नमेंट के साथ उनका फ़ायदा हो चुका है, और उन्होंने हमें इस जुलाई से जो 33 सेंटर वर्कर्स हैं और उनके ऊपर 5 जो है वो सुपरवाइजर्स हमें दिए हैं, और अभी जुलाई से अभी तक जो सफाई के हालात हैं बहुत बेहतर हो चुके हैं, और इंशाअल्लाह उसको हम मज़ीद बेहतर बना रहे हैं, तो हमें अभी सेंटर वर्कर्स की कोई और ज़रूरत नहीं। अच्छा सर, मेन इशू आजकल जो मौजूदा हालात है, कोरोना एक इंतहाई अहम एलिमेंट बन गया इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसे देखा जाए तो इसने बहुत कुछ इफेक्ट कर दिया है। कोरोना के लिए सर आपको क्या मुश्किलात आई और आपने क्या प्रिपरेशंस की, काइंडली ये चीज़ें। अस्सलामुअलैकुम, आपका ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि कोविड-19 के हवाले से जो मार्च से हमारे बिल्कुल पाकिस्तान में नहीं, हमारे कानून में नहीं, पूरी दुनिया में ये बीमारी और इस वबा का जो फैलाव है हो चुका है, तो लेकिन ये पिछले महीने से इसका जो जोर है वो बिल्कुल टूट चुका है। हमारे हॉस्पिटल में खुद हमारे 3 डॉक्टर्स और 3 हमारे जो नर्सेज हैं वो इसके बारे में मुब्तला हो चुके हैं, और फिर 2 डिस्पेंसर्स भी, और वो अभी सेहताब हैं। और इस वक्त जो हमारे पास आइसोलेशन वार्ड भी 8 बेड पे मुश्तमिल मौजूद है हमारे हॉस्पिटल में, तो जिसमें ये पेशेंट हमारे एडमिट होते रहेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे पास एक पेशेंट भी नहीं है जो आइसोलेशन में एडमिट हो, क्योंकि
जबकि पॉलिसी चेंज हो गई थी गवर्नमेंट की, जिसको हम होम क्वारंटाइन और होम आइसोलेशन कहते हैं। तो उसकी वजह से लोग हम उनको एडवाइस करते थे कि आप होम क्वारंटाइन कर लें, होम आइसोलेशन कर लें, जिसका बहुत फायदा होता है। और इस वक्त जो है हमारे पास कोई भी पॉजिटिव केस कोरोना का मौजूद नहीं है हॉस्पिटल में। उसकी जो मेन वजह है कि अभी पब्लिक इस चीज़ को समझ चुकी है कि SOPs को अपनाना बहुत ज़रूरी है। और SOPs हमने बार बार लोगों को बताया, पब्लिक में अवेयरनेस की है और सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत अवेयरनेस के लिए लोगों को कि आप मास्क का पहनना बहुत ज़रूरी है, इससे सर्जिकल मास्क है, और इसके बाद हाथों का बार बार 20 सेकंड के लिए धोना और सैनिटाइज करना और फासला रखना, सोशल डिस्टेंस जो है। तो ये 4 चीज़ें हैं जिन पे लोगों ने अमल किया, और अगर अमल करते रहे तो इंशाअल्लाह ताला कोई भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हमें नहीं मिलेगा। जी सर, इसके बारे में सर ये तो हमने गवर्नमेंट की काविश देखी है कि बहुत बड़ी काविश थी कि लोगों को सोशल अवेयरनेस दी गई। हर 20 सेकंड के बाद हर थोड़े मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए हाथ धोने का कहा गया, सोशल डिस्टेंस का कहा गया, मास्क का कहा गया, जिसकी वजह से इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की वजह से जो हमारे कोरोना के केसेस थे उसमें बहुत हद तक कमी हुई। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में इसमें वो बिल्कुल ही खात्मा हो जाएगा। और पाकिस्तान इस टाइम दुनिया में ऐसे ममालिक में आ गया जिसने कोरोना जैसी वबा को फेस किया है और इसको अपने मुल्क में बड़ी बहादुरी से इसका मुकाबला किया है। अच्छा सर, यहाँ तहसील खानपुर, ये है बहुत बड़ी तहसील है ज़िला रहीमर खान की। सर, इस तहसील की लगभग नियर अबाउट 5 लाख आबादी है। इस तहसील में सर, इस अस्पताल में एक इशू ये आ रहा है कि यहाँ स्किन का डॉक्टर, स्किन जिल्द का डॉक्टर एक तो आप हैं, आप लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मैंने आपको देखा है कि आप पेशेंट्स भी चेक कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है कि सर आपने एडमिनिस्ट्रेशन भी देखनी है, इसके साथ साथ आपने स्किन के जो जिल्द के आप पेशेंट देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैं जब आया था मैंने आपको देखा कि आप यहाँ पेशेंट भी चेक करें, आपका काम नहीं है, आपका काम एडमिनिस्ट्रेशन है। सर, स्किन के डॉक्टर के लिए हमने पहले भी कोशिश की है, अभी भी कर रहे हैं। इसका क्या मसला है सर? ये लोग देहातों से आते हैं मरीज़, यहाँ हम बेचारों को डॉक्टर साहब नहीं मिलते। आपसे पहले तो डॉक्टर साहब नहीं मिलते थे, वो बेचारे रहीमर खान जाते थे किराया लगा के, वहाँ यहाँ से रहीमर खान दूर है, बसों में धक्के खाना और बहुत मसले मसाइल, गर्मी सर्दी वहाँ रहना। फिर वहाँ कभी डॉक्टर साहब से, क्योंकि अस्पताल में अमला इतना कम है कि क्योंकि जब इस तहसील के भी मरीज़ रहीमर खान में चले जाएंगे तो उन्हें भी मुश्किलात होती हैं। तो सर, इसका कोई बेहतर तरीका या आसान या इक़दाम बताएं जिससे यहाँ स्किन के जो तहसील के मरीज़ हैं उनका यही ट्रीटमेंट हो जाए, ना कि उन्हें रहीमर खान जाना पड़े। इसके लिए क्या इक़दाम किया सर आपने जिल्द के डॉक्टर? डर्मेटोलॉजिस्ट के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि कुछ पोस्ट जो हमें क्रिएट हुई है हमारे टीचर लेवल पे, कुछ सीटें खाली हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि स्किन स्पेशलिस्ट की सीट खाली है, तो वो तो देखें गवर्नमेंट लेवल पे सेक्रेटरीट जो सेक्रेटरी हेल्थ साहब हमारे हैं वो अपॉइंट करते हैं। तो या हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अभी 10 तारीख को जो इंटरव्यू ले रहे हैं उसमें भी स्पेशलिस्ट अगर कोई आता है और वो इंटरव्यू देते हैं तो वो इंटरव्यू में सिलेक्ट होते हैं तो वो आ सकते हैं। अभी जब डॉक्टर ही कोई अप्लाई नहीं करेगा, डर्मेटोलॉजिस्ट ही शॉर्टेज होगी तो होगा नहीं, तो फिर वो इसलिए फिर उसकी खाली रह जाती है। एक तो मुझे उम्मीद है कि 10 तारीख में जो इंटरव्यू हो रहे हैं, उम्मीद है कोई डर्मेटोलॉजिस्ट आ गया तो सीट फिल हो जाएगी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हल हो जाएगा हमारे तहसील खानपुर की आवाम के लिए। तो जहाँ तक मैं बैठा हूँ तो उसके हवाले से अगर कोई पेशेंट आ जाते हैं तो मैंने उनके लिए यहाँ पर कुछ टाइम महसूस किया हुआ है, तो उसमें मैं पेशेंट को देख लेता हूँ और उनको मेडिसिन भी हम अपने टीचर लेवल पे प्रोवाइड करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द डर्मेटोलॉजिस्ट की सीट यहाँ पे फिल हो जाएगी इंशाल्लाह। अरे सर, माशाल्लाह मैंने देखिए यहाँ एक तरक्की हुई है कि यहाँ मैंने डायलिसिस सेंटर जो जिसका क्याम किया गया है और इधर जो गुर्दे बाशिकाने होते हैं जिन्होंने डायलिसिस कराना होता है, तहसील खानपुर की है वहाँ, वो शेख ज़ैद अस्पताल रहीमर खान जाती थी और उनको वहाँ बहुत मुश्किलात, काफ़ी देर बैठना पड़ता था। उनको नंबर लेने के लिए उनके पास 24 घंटे वो वहाँ रहते थे। सुबह जल्दी जाके वो वहाँ जल्दी से जाते थे अपना नंबर के लिए।
یہ میں نے دیکھا ہے کہ خانپور میں یہ بڑا اچھا اقدام ہوا ہے کہ خانپور PHQ ہسپتال میں ڈائلسس سینٹر چل رہا ہے. سر اس کی تفصیل بتائیں گے کہ اس کی اوور آل تفصیل کہ ڈائلسس سینٹر کیسے قیام پذیر ہوا ہے اور یہ کیسے چل رہا ہے اور کتنے پیشنٹ ڈیلی بیسس پہ ادھر سے ڈائلسس کرا کے جا رہے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ. ڈائلسس کے حوالے سے جو آپ نے مجھے تفصیل پوچھی ہے، اس میں کوئی 4-5 سال پہلے یہاں پر ایک بلڈنگ بن چکی تھی ڈائلسس کے لیے جو کہ فنکشنل نہیں تھی. پھر جو کچھ فیلنتھراپسٹ ہیں خانپور کے، ان کا میں کچھ لوگوں کا نام بھی لینا چاہوں گا، جس میں میاں شفیع صاحب ہیں، ڈاکٹر طارق شاہ صاحب ہیں، چودھری صغیر صاحب ہیں. تو اس طرح کے باقی جو لوگ ہیں وہ سارے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے اس کو رینوویٹ کیا اپنے خرچے پہ، اور اس میں پھر مشینیں رکھی. پہلے 6 مشینیں تھیں، پھر 8 ہو گئی ہیں. اس وقت جو ہے فروری سے ہمارے ڈائلسس جو ہے وہ فنکشن ہے اور اس میں 8 مشینیں چل رہی ہیں. ایک شفٹ میں 8 پیشنٹ کو ڈائلسس ہو رہی ہے، تو 3 شفٹ میں 24 پیشنٹ پر ڈے کے حوالے سے. تو اس میں ہمارے پاس اس وقت جو رجسٹرڈ پیشنٹس ہیں وہ 112 کے قریب رجسٹرڈ ہیں. جو شیخ زید کے نیفرولوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں ڈاکٹر پروفیسر عابد صاحب، وہ اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں. وہ وہیں سے جو پیشنٹ ہمارے تحصیل کے ہوتے ہیں، جو ہمارے خانپور کے نزدیک سے بلانگ کرتے ہیں، تو ان کو یہاں ریفر کرتے ہیں. اور یہاں ٹیکنیشین ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے پاس ہاسپٹل کی اسٹاف نرسز کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے، اور ڈاکٹر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ وہاں پر ڈائلسس پیشنٹ کی پراپر ہو رہی ہے. ہمارے جو فیلنتھراپسٹ ہیں وہ اس خرچے کو بیئر کر رہے ہیں، کیونکہ ان پیشنٹ پہ ایک پیشنٹ میں تقریباً 1600 سے 1800 روپے کا خرچ آتا ہے. اور یہ اگر آپ ٹوٹلی اس کو دیکھا جائے ان اخراجات کو، تو یہ 10 سے 12 لاکھ روپے پر منتھ اس کا اخراجات ہیں. اور یہ فیلنتھراپسٹ جو ہیں وہ اس کو برداشت کر رہے ہیں. ابھی 2 ہفتے پہلے ہمارے MPA میاں شفیع صاحب اور چودھری ارشد صاحب نے اس ایشو کو اجاگر کیا ہے اسمبلی میں. ہمارے پاس CCUB فیلنتھراپسٹ نے اس کو سارا مینٹین کیا اور ہمارے حوالے کیا. اس میں بھی تقریباً 7 ملین سے زیادہ خرچہ ہوا ہے. اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ڈاکٹر ہیں وہ ٹرین ڈاکٹر ہیں کارڈیالوجی میں. وہ اس ڈاکٹر ناصر وہ اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں صبح 8 بجے سے 2 بجے تک. لیکن کیونکہ یہاں پر کارڈیالوجسٹ کی سیٹ نہیں ہے، تو اس لیے گورنمنٹ سے ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ یہاں پر کارڈیالوجسٹ کی سیٹ کریٹ کی جائے اور یہاں پر ہمارے پاس نیفرولوجسٹ کی سیٹ کریٹ کی جائے تاکہ پراپرلی اس ڈپارٹمنٹ کو ہم چلا سکیں. اور ڈائلسس کے حوالے سے جو ہے وہ خاص طور پہ جو غریب لوگ ہیں، ڈیزرونگ لوگ ہیں، ان کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے. اور مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ ہمیں یہ پوسٹیں کریٹ ہو جائیں گی اور ان کا ہمیں بجٹ بھی ایلوکیٹ کیا جائے گا تاکہ یہ عوام کے جو بوجھ ہے وہ کم کیا جا سکے. تھینک یو ویری مچ. جی یہ ہے ڈاکٹر MS خانپور ڈاکٹر خانپور صاحب جو کہ بتا رہے ہیں کہ یہاں ڈائلسس سینٹر بنایا گیا ہے جو یہاں کے مخیر حضرات کی وجہ سے چل رہا ہے. اور یہاں 120 کے قریب پیشنٹ ہیں جو رجسٹرڈ ہوئے ہیں جو یہاں سے اپنا ڈائلسس کرا رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ سیکٹری ہیلتھ صاحب ہماری یہ بات سنیں گے اور وہ یہاں جلد از جلد اس ڈائلسس سینٹر کو گورنمنٹ کے انڈر لیں گے اور اس کی فنڈنگ گورنمنٹ کے تھرو جاری کریں گے. جی اس کے علاوہ CCU وارڈ کا بھی یہاں قیام ہوا ہے اور CCU وارڈ بھی چل رہے ہیں. CCU وارڈ میں ہارٹ کے تقریباً پیشنٹس یہاں دیکھے جا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے صحت کے اوپر اس ہسپتال کے اندر ڈاکٹر خان وزیر بہت اچھا اور احسن طریقے سے کام کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ جلد از جلد اور بہت اعلیٰ طریقے سے احسن طریقے سے اس ہسپتال کو جو اس کے حق ہیں، اس کے رائٹس ہیں، اس کے حقوق ہیں، یہاں کے شہریوں کے جو حقوق ہیں جنہیں جو انہیں صحت اور جو تھوڑے بہت دوسرے مسئلے مسائل ہیں اس کو بھی احسن طریقے سے حل کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے اسٹاف کا مسئلہ بھی جو تھوڑی بہت اسٹاف میں پرابلمس ہوتی ہیں وہ بھی بڑی احسن طریقے سے یہ ان کے مسئلے مسائل سنتے ہیں اور ان کے مسئلے مسائل حل کرتے ہیں. لیکن ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ بالخصوص ایک یہ
डायलिसिस दिल का डॉक्टर और एक गुर्दे का डॉक्टर। एक डायलिसिस वार्ड इसके स्पेशलिस्ट यहाँ हायर किए जाएँ, और दूसरा यहाँ जो स्किन का जिल्द का डॉक्टर है, जो यहाँ लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं, वो भी यहाँ पे हायर किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को आउट ऑफ सिटी डिस्ट्रिक्ट रेनियर खान या भावलपुर या मुल्तान ना जाना पड़े। जी, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।